एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है हमारा सेकंड लेक्चर। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके सेकंड लेक्चर में आज हम समझने वाले हैं जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पेन कॉपी लेके बढ़िया से बैठे हो क्योंकि आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। और जिस किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार मैं पहले बोल रही हूँ, जनरली मैं बोलती नहीं हूँ, प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि हम भी थोड़े से और पॉपुलर हो। आप ही हो जो हमें वर्ल्ड वाइड फेमस करोगे, है ना। चलो जस्ट जोकिंग, करना है तो कर लेना यार, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि पढ़ के आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है जन्म नियंत्रण और इसकी विभिन्न विधियां। इसको समझने के पहले हम समझते हैं बेटा जनसंख्या विस्फोट को। जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि ये जो हम करने वाले हैं ना बर्थ कंट्रोल, ये जनसंख्या विस्फोट को रोकने का या जनसंख्या को नियंत्रित करने का ही एक उपाय है। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो पहले भी आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा या पर्यावरण वगैरह में पढ़ा होगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। चलिए, पहले भी आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो क्या है जनसंख्या विस्फोट? शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि, मतलब इतनी जनसंख्या वृद्धि कि हम गिनती करने में असमर्थ हो जाएं या बिना वजह बहुत ज्यादा संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है तो शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही कहा जाता है बेटा जनसंख्या विस्फोट। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है जनसंख्या विस्फोट का। तो पहली बात कि मृत्यु दर में कमी आ गई है। अब मृत्यु दर में कमी का कारण क्या है, लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ी है, दवाइयां अवेलेबल है बीमारियों के लिए, बहुत सारी बीमारियों के इलाज अवेलेबल है, तो मृत्यु दर में क्या आ गई है बेटा, कमी। साथ ही साथ डिलीवरी के टाइम जो मातृ मृत्यु दर होती थी, मतलब माताओं की मृत्यु हो जाती थी डिलीवरी में अनियमितता बरतने के कारण, उस मातृ मृत्यु दर में भी क्या आई है, कमी आई है। ये भी जनसंख्या विस्फोट का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बेटा कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। जो चाइल्ड बर्थ है, बर्थ के समय जो चाइल्ड मर जाते थे या प्रेगनेंसी के दौरान ही जो मर जाते थे, उसमें भी क्या आ गई है, कमी। तो आप कह सकते हो शिशु मृत्यु दर में भी क्या आई है, कमी। एक तो मातृ मृत्यु दर में कमी आई है जिसको बोला जाता है MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट में क्या आई है, गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। फिर रोगों का उपचार अवेलेबल है, रोगों व महामारियों का उपचार अब अवेलेबल है, महामारियों का उपचार संभव हुआ है। फिर अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं थे, इस वजह से भी क्या हो रहा था, क्या बोलते से जनसंख्या बढ़ रही थी। अब अशिक्षा के कारण क्यों, तो अशिक्षा के कारण बहुत सारे लोग जन्म नियंत्रण की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते और उनके बच्चे 2, 3, 4, 5 जितनी इच्छा हो उतने होते चलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन एक क्या है, अशिक्षा। साथ ही साथ समझदारी ना होना, मतलब कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह के कारण भी जनसंख्या बढ़ी है। तो शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को ही कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, है ना, पॉपुलेशन बॉम्ब। अब जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है बेटा मृत्यु दर में आई गिरावट, दूसरा है मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट, तीसरा है शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट, अशिक्षा, रोगों एवं महामारियों का उपचार अब संभव है, कम उम्र में विवाह करा दिया जाता है,
जिससे उन्हें नहीं पता होता कि मां ना बनने के उपाय क्या क्या हैं, या कैसे हम क्या बोलते से शिशु के जन्म को रोक सकते हैं, कैसे हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। ये सारे रीजन है किसके, जनसंख्या विस्फोट के। अगर जनसंख्या विस्फोट से बचना है तो एक तकनीक और है जिसे कहा जाता है जन्म नियंत्रण करना, बर्थ कंट्रोल करना। 2 बच्चे सबसे अच्छे, ये एक नारा था। मतलब इसके अनुसार कहा गया कि भैया हम दो, हमारे दो, या 2 बच्चे सबसे अच्छे। 2 के ऊपर जाओगे तो परिवार में दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें आपको नहीं मिलेंगी, साथ ही साथ आप उनका सही लालन पालन नहीं कर पाओगे। अब अगर 2 बच्चे तक सीमित है तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, लेकिन हर एक पेरेंट्स की अगर 4-4, 5-5 संतानें होगी तो अचानक से जनसंख्या में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि। और इसी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमें करना है क्या, जन्म नियंत्रण, यानी कि बर्थ कंट्रोल। कैसे आप बच्चे के जन्म को रोक सकते हैं ताकि जब आपकी इच्छा हो तभी बच्चे का जन्म हो, अदरवाइज जो अनैच्छिक बच्चा जन्म लेता है कि इच्छा नहीं थी पेरेंट्स की लेकिन फिर भी उनकी गलती से बच्चे का जन्म हो जाता है, हमें उसे रोकना है। और उसे रोकने की विधि का नाम ही है जन्म नियंत्रण करना। अब इसके अंतर्गत बेटा बहुत सारी विधियां आती है। सबसे पहले जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियों में पहली विधि मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि है बेटा प्राकृतिक विधि। ठीक है, इसको बढ़िया से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम। जन्म नियंत्रण जिसे कहा जाता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की जो पहली मेथड है वो क्या है, वो है बेटा प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां, नेचुरली आप कैसे जन्म नियंत्रण कर सकते हो, यानी कि बच्चे के जन्म को रोक सकते हो ताकि बिना इच्छा के बच्चा जन्म ना ले। प्राकृतिक विधि में पहला आता है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी आपको। दूसरा है बेटा बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन है, स्तनपान अनार्तव है और आवधिक संयम है। ठीक है, तीसरा है आवधिक संयम। 3 तरह से हम प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्तनपान अनार्तव, सेकंड इज बाह्य स्खलन और थर्ड है बेटा आवधिक संयम। अब इन्हें डिटेल में समझना। स्तनपान अनार्तव का मतलब यहाँ ये होगा कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी कि दुग्ध पान करवा रही है, तो दुग्ध पान कराने के दौरान बच्चे के जन्म से लेकर लगभग 6 माह की अवधि तक अगर वो अपने बच्चे को खूब दुग्ध पान करवाए तो उसके शरीर में ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और ना ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई माँ अपने एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और वो अपने बच्चे को दुग्ध पान करवा रही है तो उस दौरान क्या होता है, लगभग बच्चे के जन्म से लेकर उसके लगभग 6 माह तक होने तक अगर माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान करवाए तो उसके शरीर में ना तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं का मतलब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते का मतलब क्या है कि उसके पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, अंडाशय में अंडाणु नहीं बनेगा। और अगर अंडाणु नहीं बनेगा तो क्या पुरुष और स्त्री के मिलन यानी कि मैथुन के दौरान फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या अगले बच्चे का जन्म होगा इस दौरान, नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक विधि है तो इस पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो पहली जो विधि है प्राकृतिक तौर पे जो अपनाई जाती है ताकि वाइल्ड कॉपुलेशन एक बच्चे के जन्म को रोका जा सके, वो है बेटा स्तनपान अनार्थव। ये जन्म नियंत्रण की पहली प्राकृतिक विधि है। दूसरी विधि है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब आउटर इजैकुलेशन। इसका मतलब ये है कि जब स्त्री और पुरुष का मिलन हो रहा है उस दौरान जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में ना छोड़ा जाए बल्कि उसको बाहर स्खलित कर दिया जाए। स्त्री की योनि में ना छोड़ा जाए बल्कि उसे बाहर स्खलित कर दिया जाए। इस विधि को कहा जाता है बाह्य स्खलन यानी कि आउटर इजैक्यूलेशन। बाहर स्खलित कर देना, योनि में स्खलित ना करना ताकि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ना हो। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक विधि है। तीसरी जो मेथड है प्राकृतिक तौर पे वो है बेटा आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है फर्स्ट डे से लेकर 2, 3, 4 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हैं। इसी दौरान जो अंडाणु बना है वो बाहर आया। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया उसके बाद अंडाशय फिर से के प्रिपेयर होता है अंडाणु निर्माण के लिए। और अंडाणु निर्माण मतलब ये महीने के आखिरी उसमें हुआ था तो 28, 29, 30 और 1 तारीख आई मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया एंड। ठीक है, मेंसेस एंड। अब फिर से की मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो 2 तारीख से अंडाणु का निर्माण चालू होगा। अंडाणु का निर्माण होते रहेगा। जब बन जाएगा अंडाणु तो वो अंडाशय से बाहर आएगा और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो मेंसेस एंड होने के बाद कुछ दिन जो होते हैं वो सेफ होते हैं कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया के लिए, क्योंकि इस दौरान अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता। तो ये सेफ पीरियड कहलाता है। इस सेफ पीरियड में अगर स्त्री और पुरुष मिलन करते हैं या मैथुन क्रिया करते हैं तो बच्चे के जन्म के चांसेस नहीं होते। और इस प्रकार हम आवधिक संयम रख के भी जन्म नियंत्रण कर सकते हैं प्राकृतिक तौर पर। बट मैं फिर भी बता दूं कि जितनी भी प्राकृतिक विधियां हैं वो 100% अप्लाई नहीं होती। 10,000 में से एक केस या 1 लाख में से 2-3 केस आपको ऐसे दिखने को मिल जाएंगे जिनमें इनके फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास दिया है टॉपिक में और कुछ इसमें ये कारगर है, 99% एक्यूरेसी है, 1% नहीं है, तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब प्राकृतिक विधियों को हटाते हैं, अब पढ़ेंगे हम दूसरी विधियों को और दूसरी विधि में आएगी जो कृत्रिम विधियां हैं वो। ठीक है, प्राकृतिक विधि में 3 देखी बेटा हमने। पहला स्तनपान अनार्थव, ये जन्म नियंत्रण की विधि है। दूसरा है बाह्य स्खलन यानी कि आउटर इजैकुलेशन, वीर्य को बाहर ही स्खलित कर देना। और तीसरा है हमारा आवधिक संयम यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने के बाद वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसके पहले के कुछ दिन आवधिक संयम रख के आप ओवम और शुक्राणु के मिलन को रोक सकते हैं। अब दूसरी जो मेथड है वो है बेटा रोधक। रोधक मतलब वेरियर, और वेरियर का मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकेंगे। ठीक है, भौतिक रूप से अगर हमें स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने देना, स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने देना यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने देना, तो जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है रोधक। इन्हें निरोध या वेरियर भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है बेटा कंडोम, जिसे निरोध कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं। दूसरा है डायफ्राम, ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है बेटा बॉल्ट। ये तीनों ही रोधक या वेरियर हैं जो भौतिक रूप से शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को रोकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो रीस्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है जन्म नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या विस्फोट को रोकने हेतु जनसंख्या
विस्फोट यानी कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने हेतु कुछ विधियां अपनाई जाती है जिसके द्वारा जन्म को नियंत्रित किया जाता है, बच्चे के जन्म को नियंत्रित किया जाता है। इन्हें ही कहा जाता है जन्म नियंत्रण की विधियां। इसमें बहुत सारी विधि है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है। कृत्रिम वाली ज्यादा है। प्राकृतिक में से 3 देखी हमने, बाह्य स्खलन, आवधिक संयम और स्तनपान, अनार्तव। कृत्रिम विधि में एक है बेटा रोधक। रोधक का मतलब निरोध या वेरियर, जिसमें भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जाता है। इसके एग्जाम्पल है निरोध, डायफ्राम और वॉल्ट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है बेटा IUD, जिसे कहा जाता है अंतः गर्भाशयी युक्तियां। IUD या अंतः गर्भाशय युक्तियां, ये जो है ये फीमेल्स में जो गर्भाशय है उस गर्भाशय की जो शुरुआती, यहाँ पे देखो ये है एक मादा का गर्भाशय, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्या, योनि मार्ग, ठीक है। ये क्या है, कहलाता है योनि मार्ग। अब योनि मार्ग के ऊपर की तरफ इस हिस्से को कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय में यहाँ कहीं डिवाइस लगा दी जाती है ताकि जब इधर से शुक्राणु प्रवेश करे तो वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के पहले ही इस डिवाइस से टकराकर निरस्त हो जाए, वहीं पर मर जाए या वहीं पर डेड हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के इन डिवाइसेस का काम है इन शुक्राणुओं का भक्षण करना, उन्हें खा जाना, उन्हें खत्म कर देना। इन डिवाइसेस को चूंकि ये महिलाओं के गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अंतः गर्भाशय युक्तियां। गर्भाशय के अंदर लगाए जाने के कारण इन्हें कहा जाता है अंतः गर्भाशय युक्तियां। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा का मतलब अंतः, यूटेराइन का मतलब गर्भाशय के अंदर, और युक्तियां डिवाइसेस कहलाती हैं बेटा। तो अंतः गर्भाशय युक्तियां चूंकि ये गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें ह्यूमंस डायरेक्ट खुद नहीं लगा सकते, उन्हें किसी न किसी समझदार नर्स या डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी जो एक्सपीरियंस्ड हो। और इसके जो उदाहरण है बेटा, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है अंतः गर्भाशय युक्तियां। और इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीटोड 375 ETC, ठीक है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीटोड 375, ये जो है ये अंतः गर्भाशय युक्तियों के उदाहरण हैं और ये जन्म नियंत्रण की एक विधि है, ठीक है। तो फर्स्ट प्राकृतिक विधि, दूसरा है रोधक या वेरियर, तीसरा है बेटा IUD या अंतः गर्भाशयी युक्तियां। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम, इन्हें कहा जाता है बेटा मुखीय पिल्स। फोर्थ में है मुखीय पिल्स यानी कि गोलियां। कुछ गोलियां जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन होती हैं, कुछ गोलियां जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों का संयोजन होती है। इन दोनों का संयोजन होती है। इन गोलियों को इस्तेमाल किया जाता है गर्भ को नियंत्रित करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। अब ये गोलियां 2 टाइप की होती हैं, या तो कुछ गोलियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद 21 दिन तक रेगुलर लेना होता है और कुछ को हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो जनरली डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो रेगुलर यूज वाली करते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन है जो कि भौतिक रूप से शुक्राणु अंडाणु का मिलन हो भी जाए तो निषेचन नहीं होने देगी। ये
निषेचन करवाने के लिए जो माहौल होना चाहिए अंदर, ना कि अंत स्तर बना हुआ है, फर्टिलाइजेशन होगा तो जो भ्रूण है वो गर्भाशय के अंत स्तर में आकर अंतरूपित हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने देती। तो इन गोलियों का उपयोग भी किसके लिए किया जाता है? जन्म नियंत्रण के लिए, और ये डायरेक्ट मुंह से ओरल टैबलेट्स के रूप में ली जा सकती हैं। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन है। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी इस्तेमाल की जाने वाली गोली है, जो कि बार बार उपयोग में की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड है, वेरीफाइड है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम है बेटा सहेली। सहेली को एक अच्छा गर्भ निरोधक माना जाता है और सस्ता भी, ठीक है। सहेली एक अच्छा गर्भ निरोधक है जो कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट सेकंड रोधक, थर्ड है आईयूडी या अंतःगर्भाशयी युक्तियां, जिनके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीट्यूब 375। तुमको ये एग्जांपल याद रखने हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आगे जाके मैं डिसीजेस भी पढ़ाऊंगी। डिवाइस अलग है, उपकरण अलग है, डिसीजेस अलग है, बीमारियां अलग है। ये बीमारी नहीं है, ये क्या है? उपकरण, जो कहाँ लगाया जा रहा है? गर्भाशय के अंदर, ताकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जा सके और जन्म को नियंत्रित किया जा सके, ताकि बिना इच्छा के बच्चा पैदा ना हो, नहीं तो लाइन लग जाएगी। अब फोर्थ था मुख्य फिल्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन होती है ये, और इसमें एक एग्जांपल है सहेली, जो कि एक अच्छा गर्भ निरोधक है। और लास्ट में आता है बेटा, इसी में 1 2 3 4 5th नंबर में आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और अगला 5th में यहाँ ले रही हूँ। 5th नंबर में आता है बेटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टीके। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टीके, ये जो आपने टैबलेट्स लिए, इनके अलावा यही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टीकों के रूप में भी लिए जाते हैं, जो लंबे समय तक कारगर होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टीके जो हैं, ये लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं, लाइक 1 साल तक एक बार टीका लगवाया, 1 साल तक फुर्सत, अब आपको अलग से जन्म नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। कुछ 5 साल के लिए है, कुछ 3 साल के लिए है। ऐसे लंबी अवधि के लिए अगर आपको बच्चों के बीच में गैप चाहिए, शादी हो चुकी है, पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा लेट करना है, तो ज्यादातर दंपत्ति एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टीकों का भी उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो जन्म नियंत्रण का उपाय है इनमें, वो है बेटा रोधक या निरोध, क्योंकि इनसे बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिनको STI या STD भी कहा जाता है, जो इसी चैप्टर में एंड में हमें पढ़ना है, उनसे बचा जा सकता है। ये वैरियर का काम करते हैं। पहला, ये जन्म नियंत्रण भी करते हैं, और दूसरा, ये बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि यौन संक्रमित रोग, जिनमें एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इन सारे रोगों से भी बचाव करते हैं, ठीक है। तो 5th नंबर में आया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टीके, और लास्ट में है बेटा 6th नंबर, इसमें आप लिख लेना, ये जो है लंबी अवधि के लिए कारगर, अवधि के लिए कारगर। और लास्ट में 6th नंबर में आएगा परमानेंट उपाय, जिसको कहा जाता है क्या? बंध्याकरण। हिंदी में इसे कहा जाता है बंध्याकरण या ऑपरेशन, जिसे कहते हैं नसबंदी। नसबंदी परमानेंट बर्थ कंट्रोल का उपाय है, और ये महिलाओं और पुरुष दोनों में ही कारगर है। महिलाओं में इसे महिला नसबंदी के नाम से जाना जाता है, तो हिंदी में तो इजीली समझ में आ जाएगा कि महिला नसबंदी कहते हैं, लेकिन इसे एक्चुअल में ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसमें स्त्री की फैलोपियन नलिका को काटकर बांध देते हैं, ताकि भौतिक रूप से शुक्राणु अंडाणु तक ना पहुंचे और बच्चे का जन्म ना हो। तो महिला की
फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देने की प्रक्रिया, ताकि जन्म को नियंत्रित किया जा सके, बर्थ कंट्रोल किया जा सके, बच्चे को जन्म लेने से रोका जा सके, ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी कहलाती है। सेम प्रोसेस अगर पुरुषों में अपनाई जाए कि पुरुष की जो शुक्रवाहक है, वास डिफरेंस है, जिसके रास्ते से ही शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं, उसको अगर काट कर बांध देंगे तो उसे कहा जाएगा बेटा पुरुष नसबंदी या वासेक्टोमी। वैसेक्टोमी या वासेक्टोमी दोनों नाम से जाना जा सकता है। और ये जो है ये गर्भ निरोध का या जन्म नियंत्रण का परमानेंट उपाय है। ठीक है, परमानेंट उपाय का मतलब अगर ये हो गया तो इसके बाद बच्चे को जन्म नहीं दिया जाएगा। अब ये पूरी जीवन अवधि बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका वो हिस्सा काट कर बांध दिया गया जहां से शुक्राणु बाहर आ रहा था, और इनका वो हिस्सा काट के बांध दिया गया जहां पे शुक्राणु जाता और निषेचन होता। तो ना तो शुक्राणु अंडाणु से मिल पाएगा और ना ही अंडाणु शुक्राणु से। जब दोनों का मिलन ही नहीं होगा तो बच्चे का जन्म होगा क्या? नहीं। इस प्रकार जन्म नियंत्रण की टोटल 6 विधियां हैं, जिनमें से एक है प्राकृतिक और बाकी सारी है कृत्रिम विधियां। इन कृत्रिम विधियों में से कुछ के तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा बना के, कि जैसे आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। मुख्य फिल्स में किसका संयोजन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। टीकों में किसका संयोजन होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। इन्हें डेली लेना होता है और इन्हें साल में एक बार या 5 साल में एक बार भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। और अगर परमानेंट रूप से जन्म नियंत्रण करना है या बर्थ कंट्रोल करना है तो जो आखिरी उपाय है वो है बंध्याकरण नसबंदी ऑपरेशन, टीटी बोलते हैं इसे। महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और पुरुषों में इसे वासेक्टोमी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा वो था जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मैं डिटेल में डायग्राम में आपको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पढ़ाऊंगी, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया या उल विभेदन तकनीक, जिसे भ्रूणीय परीक्षण भी कहा जाता है। और इसे मैंने 1 मिनट शॉर्ट में बहुत अच्छे से अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है और यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया है। 1 मिनट में पूरा एमनियोसेंटेसिस पढ़ाया है मैंने। तो जब मैं डिटेल में पढ़ा दूं उसके बाद एक बार जाना और उस वीडियो को भी देख लेना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। आपके काम के बहुत सारे क्विज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ 1 मिनट रील्स जिसमें आपको क्विक रिवीजन करने को मिलता है, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। वो सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, पूरी एक वेबसाइट है, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिए। सरल अकेडमी 2.0 आपको फॉलो करना है। अगर आपने हमें क्या बोलते हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे भी कर लो बेटा, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा और हम जल्दी जल्दी अपना कंटेंट और अच्छा और रेगुलर करेंगे। ठीक है, जब इनकम नहीं होती ना तो थोड़ा सा मोराल डाउन होता है, काम करने का मन नहीं होता। आप काम करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होगी, तो फिर आपका काम में मन लगेगा क्या? किसी के घर आप फ्री में कितने दिन तक काम कर सकते हो? 1 साल ना हो पाएगा, 4 दिन में ही भाग लोगे। तो मैं तो 1 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पे हूँ, तो आपका भी उत्तरदायित्व है कि थोड़ा सपोर्ट मैडम को करें ताकि हमें फाइनेंशियली हेल्प मिले। आप कैपेबल हैं तो खुद भी आप हमें डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमें डिपेंड नहीं रहना जब तक मोनेटाइजेशन ना हो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। एमनियोसेंटेसिस हम पढ़ेंगे। शुरू के दोनों चैप्टर हम कवर करवा चुके हैं बेटा, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसके बाद हम चालू कर देंगे वंशागति की। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल अकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।